हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ डे सेकेंड ऑफ एनालिसिस ऑफ सेंटेंस और हम डिस्कस कर चुके थे इस एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है के बारे में, सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में। हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन देखा और अब हम यहाँ जो बात करेंगे इससे आगे बढ़कर हम बात करने वाले हैं एंड इट इज़ अबाउट क्लॉज। जबकि हमने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की, मगर यहाँ जो हमारा जो चैप्टर है ये एनालिसिस ऑफ सेंटेंस मुख्य रूप से क्लॉजेस की बात करेगा। तो आज हम क्लॉज के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो लिखा है कि शब्दों के उस समूह को क्लॉज कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यह सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होता है और सेंटेंस का पार्ट होता है। तो क्लॉज में ये कहा है कि सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। आप ये मत समझिए कि सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। आप ये समझिए कि एक सेंटेंस बनाने के लिए जिस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होगा और एक वर्ब होगी, है ना, तो भी सेंटेंस बन जाएगा। तो वही बात है कि एक सेंटेंस होगा और मगर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसीलिए उसका नाम क्लॉज है। ठीक है, वो सेंटेंस का पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या है, इस तरह से दी है कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप सब्जेक्ट एंड यहाँ पे वर्ब लिख लीजिए, है ना, कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसके सब्जेक्ट वर्ब और कुछ और भी हो सकता है ना। तो प्रेडिकेट भी आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब समझ लीजिए, कुछ भी आप जैसा समझना चाहें समझ लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, कि दे रेस्टेड वो रुके, उन्होंने विश्राम किया। कब किया? व्हेन इवनिंग केम, है ना, जब इवनिंग आई। अब यहाँ पे ये जो है ना व्हेन, ये तो क्या है, एक यहाँ पे टाइम बताने के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है और यहाँ इवनिंग नाउन का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो कब रुके? जब इवनिंग आई। तो जब इवनिंग आई, इतना कहने से अपने आप में सेंटेंस इसका कोई मतलब नहीं हो रहा। कब इवनिंग आई, जब इवनिंग आई, क्या मतलब तो इसका कुछ मतलब नहीं। पर अगर हम इसको पूरे को बोलेंगे कि दे रेस्टेड, उन्होंने विश्राम किया जब इवनिंग हुई, है ना, तब इसका मतलब निकलता है। तो इसीलिए ये क्या है, ये डिपेंडेंट है ना, और ये किस पे है, जो इसका मेन क्लॉज है उस पर डिपेंडेंट है। यहाँ देखिए, वी नो, हम जानते हैं, डैट ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। अब यहाँ देख लीजिए, ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब हो गया और ये नॉट लगा के नेगेटिव बन रहा है, सिंसियर एडजेक्टिव हो गया इन प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वर्ब के बाद इतना सब कुछ और भी है, आप प्रेडिकेट भी इसे मान लें तो भी सही रहेगा। ठीक है, प्रेडिकेट मान ले तो भी ये सही रहेगा। ठीक है, तो वी नो, हम जानते हैं, डैट ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे डैट कि वह सिंसियर नहीं है अपने कर्तव्य में, अपनी ड्यूटी में, कि वह सिंसियर नहीं है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ से ये डैट नहीं होता तो ही इज़ नॉट सिंसियर, तो ये अब फ्री हो जाता, मगर क्योंकि डैट भी छुपा हुआ है, इसी वजह से क्या है, ये क्लॉज है, अपना मीनिंग पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहा। इसके लिए हमें सहारा जो मेन क्लॉज है उसका लेना पड़ेगा, है ना। ये वी नो, हम जानते हैं कि वह अपने वर्क में सिंसियर नहीं है। देखिए यहाँ इसी को एक्सप्लेन किया है कि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में दो शब्द समूहों को प्रयोग हुआ है, जो कि एक मेन है, दूसरा डिपेंडेंट है ना। और कह रहा है कि लेकिन शब्द समूह स्वतंत्र सेंटेंस नहीं है ना, एक जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, मगर ये एक जो समूह है वो स्वतंत्र नहीं है और सेंटेंस का पार्ट है। अतः ये क्या है, ये क्लॉज है। तो क्लॉज और फ्रेज में अंतर अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। फ्रेज में सब्जेक्ट भी नहीं होता, प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट भी नहीं होती, वर्ब भी नहीं होती, मगर जो भी कुछ होता है उसका कुछ मीनिंग होता है ना। और क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, जो भी कुछ होता है उसका कुछ मीनिंग तो होता है, पर कंप्लीट अपने आप में नहीं होता, ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही अंतर है दोनों में। देखिए, अब आया यहाँ पे क्लॉजेस के बारे में और उसको यहाँ पे डिफाइन किया, काइंड्स दिए हैं कि काइंड्स ऑफ क्लॉज।
तो एक सबसे पहले हमारे पास आया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज जिसमें सेंटेंस का मेन वर्ब होता है, सेंटेंस का मेन वर्ब होता है तथा जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, अतः ये अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं करता। और ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, ये मेन क्लॉज कहलाता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये है दे रेस्टेड, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, उन्होंने विश्राम किया। वी नो, हम जानते हैं, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। हम इतना भी अपना सेंटेंस फुल स्टॉप लगा दें, कंप्लीट कर दें, तो यस इट हैज़ मीनिंग, है ना, मगर ये इनका इसके बिना मीनिंग नहीं है। तो ये नंबर 1 जो है इसमें ये जो एग्जाम्पल हैं, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हैं, क्योंकि इनका अर्थ अपने आप में स्पष्ट हो रहा है। और प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। अब दूसरा आया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, इसे समझने से पहले, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, अगर हम टीचर भी नहीं हैं तो भी चाहे किसी भी तरीके से हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए कि हम क्या करते हैं भाई, 2 लोग हम वर्क कर रहे हैं, आपस में हमारा क्या होना चाहिए, आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। तो वो उस कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट से ही तो बना है ना, कोऑर्डिनेशन भी तो कोऑर्डिनेट से भी बना है। एक हम टीचर पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, उनकी एक को टीचर भी होती है, सहायक टीचर भी होती है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब समझ गए, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी मतलब समझ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये कह दी कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। अब यहाँ देखिए कि ये जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा ना कि एक टीचर है और एक प्रिंसिपल है। अब जो टीचर है वो तो भैया प्रिंसिपल पे निर्भर है ना, जो टीचर है वो कोई भी डिसीजन स्वयं कैसे ले पाएगी, जो टीचर है वो पूरा कोई डिसीजन स्वयं नहीं ले पाएगी, और वो उसने कोई डिसीजन ले भी लिया है तो उसकी क्या कहते हैं, उसके लिए वो सैंक्शन कराने के लिए या उसको मनवाने के लिए वो उसको चाहिए परमिशन किसकी, प्रिंसिपल की, तो वो प्रिंसिपल पे क्या कहते हैं डिपेंड है। और यहाँ आप देख लीजिए कि को टीचर भी हैं, दोनों साथ में ही हैं, दोनों की सेम रैंक भी है, और दोनों अपने जो आपस के विचार हैं साथ साथ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर डिपेंड है, यहाँ तो कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। ठीक है, को टीचर जो होती हैं वो डिपेंड नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हैं उनके साथ ये जोड़े जाते हैं, एक बात कही है, और इस तरह इसका संबंध प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों से होता है। जैसे लिखा है क्या कि ही वेंट टू सोनपुर फेयर, एक बात, बॉट आ हॉर्स। ठीक है, अब यहाँ ये एंड से जुड़ा है, और ये जो एंड है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही वेंट टू सोनपुर फेयर, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड बॉट आ हॉर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों जो काम करने वाले हैं वो एक ही पर्सन हैं। आप इसको यहाँ पे जब हम सेपरेट लिख रहे हैं तो ही भी यहाँ पे हमें ऐड करना चाहिए। एंड ही बॉट अ हॉर्स, और उसने घोड़ा खरीदा। तो एक तरह से तो जब अगर हम इनको पूरी तरह से अलग कर दें तो ये भी प्रिंसिपल हो जाएगा, ये भी प्रिंसिपल हो जाएगा, दोनों की सेम वैल्यू है। पर जब हम इनको साथ में रख रहे हैं इस कंजंक्शन कोऑर्डिनेट से जोड़कर, तो एक तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसको भी हम प्रिंसिपल, वही तो मैंने कहा, इसको हम प्रिंसिपल कह दें या कोऑर्डिनेट कह दें। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं उसमें हमें 2 सेंटेंस मिलेंगे, और ये कंजंक्शन से जुड़े होंगे। जो कंजंक्शन से जुड़े होंगे उन कंजंक्शन का नाम होगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और दोनों की सेम वैल्यू है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, दोनों की सेम वैल्यू है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं तो ये जान लीजिए। इसके लिए एक ट्रिक जान लीजिए, एक वर्ड है फैन, FAN फैन, और BOYS फैन बॉयज़। अब इस फैन बॉयज़ वर्ड में जितने भी कंजंक्शन आते हैं ज़्यादातर इस तरह के, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उतने ही हैं जितने ये यहाँ पर लिखे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और मगर ये वो हैं जो ज़्यादातर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं।
F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for क्या है, S for और है एक, क्या है, so। ठीक है, तो ये हमारी कंजंक्शन है। यहाँ देखिए एंड, बट, एज वेल एज, यट, ईदर और, नीदर नॉर, ये, और यहाँ से हमने यट देखा, सो देखा, बी से बट देखा, एन से नॉर और ये देख लिया हमने, ए से एंड देखा। ये सारे क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहे जाते हैं। और हम अगर इसकी जाने तो कंजंक्शन का जो चैप्टर है उसमें देखें। चलिए तो एक बार उसमें देख ही लेते हैं। जब हम यहाँ अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो वी मस्ट सी ऑल्सो हेयर। पहले से आप जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं जानते तो फिर हमें ये पता भी चल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग जो होते हैं एंड है, बट है, और, नॉर, फॉर, yet, so, as well as, either or, neither nor, both, and, not only but also, only then, therefore, no less than, otherwise, or else, still, while, whereas, nevertheless, etc. ये सारे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। और देखो सबसे अच्छी बात यहाँ ये कही है कि इक्वल रैंक के होते हैं ये, है ना। अब जब इक्वल रैंक के हैं तो भैया इक्वल जो सेंटेंस है उसको जोड़ने का काम कर लेंगे। तो इस बात को याद आप रख लीजिए। नाउ वी बैक टू आवर पॉइंट। क्या लिखा है, अब कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है वो हमने समझ लिया कि भाई दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंस होंगे और दोनों को हम प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों ही सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, दोनों को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। जुड़ा जिससे होगा वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। दोनों की बर्थ जो है एक इक्वल है। जबकि यहाँ देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब प्रिंसिपल क्लॉज को देख लिया, कोऑर्डिनेट क्लॉज को देख लिया, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ देखिए कि वह क्लॉज जो अपने मीनिंग अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है तथा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो देखो एक बात तो इसने ये कही कि अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ जो हमने पढ़ा था, देखिए मैं फिर से ऊपर लेके जा रही हूँ कि यहाँ जो हमने पढ़ा है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज तो ये है, ये कौन सा, ये एस और सी यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। कोऑर्डिनेट तो हमने समझ लिया कि भाई कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों ही जिनकी इक्वल रैंक के सेंटेंस है। अब ये देखिए वही बात है, प्रिंसिपल क्लॉज बता दिया पहले, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये जो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए निर्भर रहता है प्रिंसिपल क्लॉज पर। यहाँ सेंटेंस देखो कि ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच दैट वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर। ओहो हो, कितना अच्छा सेंटेंस यहाँ दिया है, तीनों का एग्जाम्पल एक साथ दे दिया। ही वेंट टू मार्केट, एक बात इसने कही कि मार्केट गया। ही बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा देती हूँ और अगर सिर्फ इसी को एनालाइज करूँ तो ये जो मेरा सेंटेंस है, ये सबऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है, और ये जुड़ा है किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। ठीक है, मगर अब यहाँ देखिए पर सेंटेंस यहाँ रुकता नहीं है, कुछ और भी बता रहा है। इस वॉच के बारे में बता रहा है कि ही वेंट टू मार्केट गया, वॉच खरीदी, डैट वॉज स्टॉलन। तो ये डैट किसके लिए आया, इस वॉच के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। तो द वॉच वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर। ठीक है, अब ये वाली जो बात है कि जो वॉच है वो क्या हो गई, उसकी कुछ वीक्स बाद वो खो गई, है ना, चुरा ली गई। ठीक है, तो अब ये वाली बात है। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर ही एक इक्वल रैंक के तो है ही हैं, ये है ना, दोनों इक्वल रैंक के तो है ही हैं, दोनों ही क्या बन जा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज का यहाँ पे काम कर रहे हैं। अलग अलग देखें तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना। और अगर इस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, एक ही सेंटेंस मानकर इसको, तो इतना प्रिंसिपल क्लॉज और फिर ये
मेन क्लॉज। मगर हम इतना देखें इस प्रिंसिपल क्लॉज में तो 2 सेंटेंस छुपे हुए हैं और हम इनको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। इसी तरह से ये यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ही वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच डेट वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, हाँ ये बात तो सही है, मगर यहाँ जो कोऑर्डिनेट यहाँ क्लॉज कहा है इसका नाम भाई प्रिंसिपल क्लॉज भी तुम रख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बात देखो ऊपर लिखी है। क्या लिखा है कि कहाँ लिखा कि प्रिंसिपल क्लॉज, एक मिनट, हाँ यही लिखा ना कि कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, या तो इसको कोऑर्डिनेट कह दो या फिर इसको प्रिंसिपल क्लॉज आप कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ देखिए कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं जैसे कि दैट, इफ़, एज इफ़, वेदर, अनटिल, अनलेस, लिस्ट, व्हेन, वेयर, बिकॉज, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहे जाते हैं। और इसीलिए ये जो कंजंक्शन है इस वाले चैप्टर में हम देखते हैं। तो चलो फिर इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज हैं, है ना, इसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, यहाँ एक मिनट, ये सबऑर्डिनेटिंग हमारी कंजंक्शन है कि एज, बिकॉज, सिंस, इफ़, दो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, सिंस, if, though, although, that, before, after, till, until, unless, whether, least, as if, in case, so that, as long as soon as, which, when, where, why, how, as though, etc. ये सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इस चैप्टर कंजंक्शन को भी हम डिटेल में करेंगे, मगर अभी हमारा जो यहाँ पर है वर्क, इट इज़ सिंथेसिस, एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, उसी पर आधारित है। तो ये जो मुख्य 4 चैप्टर हैं इन्हें करने के बाद हम इन्हें, इस चैप्टर को भी मैं देखती हूँ या फिर बीच में भी इंक्लूड कर लूँगी, क्योंकि कंजंक्शन की ज़रूरत तो है। ठीक है, इसे समझने की। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये तो हमने देख लिया कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, और प्रिंसिपल, अरे मैं कंजंक्शन कह रही हूँ, सॉरी, क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ये तीनों चीज़ हमने देखी। अब यहाँ देखिए, बाकी तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम डिवाइड नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट को भी नहीं, मगर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, इस सबऑर्डिनेट को हम जो लिखा है, लिखने के उस आधार पर इसे 3 भाग में 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस नहीं, ये क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। क्या कि नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है और एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। कि नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है और एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। अब हमारा टास्क ये है कि यदि हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाउन क्या है भाई और प्रोनाउन क्या है, ये हमें समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि हम कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछें जब नाउन और प्रोनाउन निकल कर आए। नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं कि सब्जेक्ट होते हैं? भाई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट होगा। नाउन और प्रोनाउन, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखती हूँ कि ऑब्जेक्ट होगा। नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होंगे यदि वो किसके बाद आएँ, वर्ब के बाद आएँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होंगे नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, और यदि कब आएँ, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएँ, क्योंकि वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है ना, तो वो नाउन प्रोनाउन हो जाएंगे। और नाउन प्रोनाउन और क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होते हैं यदि वो आफ्टर प्रपोजिशन, है ना, और यदि वो प्रपोजिशन के बाद आएँ तो फिर नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। मगर नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होते हैं भाई, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होते हैं। कब, यदि वो पहले बिफोर आए, किसके बिफोर आए, वर्ब के बिफोर आए, है ना, वर्ब के बिफोर आए, या फिर मैं कहूँ कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए तो फिर वो सब्जेक्ट होंगे। वर्ब से पहले नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए, फिर दूसरा बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। तो ये भी ध्यान रखें कि भाई एडजेक्टिव क्या काम करता है।
क्वालिफाई करने का काम करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हमारा एडजेक्टिव रेज हो जाता है, एडजेक्टिव निकाल दिया जाता है ना। तो कैसे, ये जो वर्ड है हाउ, इसको अगर हम रेज करें तो फिर हमारा एडजेक्टिव जो आंसर है वो आता है। नेक्स्ट बात करें हम एडवर्ब क्लॉज की। तो एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही समझना है कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब ना तो नाउन को क्वालिफाई करता है ना ही प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब तो जो बात करने की बात करता है तो ये वर्ब को क्वालिफाई करने की बात करता है। कहने का मतलब कि वर्ब के बारे में कुछ बताता है, ये एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बताता है, स्वयं अपने एडवर्ब के बारे में भी कुछ बता देता है, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करता है, प्रपोजिशन को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। पर नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब नहीं करता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन तीन को छोड़ दो तो सबको, मतलब तीन को छोड़ दो, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, बाकी सब जितने भी बचे उसे एडवर्ब क्वालिफाई कर लेता है। स्वयं एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि अब ये चैप्टर तो एडवर्ब वगैरह में डिटेल में हमें देखने हैं। होप करती हूँ कि इतने सबके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नाउन क्लॉज की बात हम यहाँ करते हैं आज। तो नाउन क्लॉज वह क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है और जो नाउन के समान कार्य करता है और नाउन क्लॉज कहलाता है। अब एक बात समझ लीजिए कि ये है ना, क्लॉज कहने का मतलब एक सब वर्ड नहीं है, इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। It is group of words where we have a subject, a verb, ठीक है, एंड सम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और उससे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो फिर वो क्लॉज बनने का काम कर रहा है। तो अब यहाँ देखो क्या है, अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या वर्ब कह लीजिए ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ नाउन। यहाँ एक और बात, क्योंकि हम क्लॉज की बात कर रहे हैं ना, सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, ये तो सेंटेंस की बात कर देगा। यहाँ एक और क्या कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होना चाहिए ना, है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि ही एक्सपेक्ट्स, कि वो आशा करता है, और क्या आशा करता है, डैट ही विल गेट अ प्राइज। अब देखिए, ये आप जानते हैं कि ये हमारा मुख्य वाक्य है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंड है। ठीक है, मगर इतना तो आप समझते ही हैं। मगर अब ये कैसे समझें कि ये नाउन क्लॉज है, कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, कि ये एडवर्ब क्लॉज है। तो देखो, ध्यान से सोचो, ध्यान से, क्या कि यहाँ भी एक चीज़ देखिए कि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब वर्ब है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, वो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब तो ये कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बारे में ही तो कुछ बता रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पे ही एस्पेक्ट्स, वो आशा करता है। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाना है ना, क्या आशा करता है, क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। what is he expected, उसके द्वारा क्या आशा किया जाता है, या what do he expect, है ना। what do he आ रहा है तो डज आएगा। what does he expect that he will get a prize। तो ये जो इसका आंसर है, what से आंसर आ रहा है, इसीलिए इस यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब अपना ऑब्जेक्ट तो लेगी ना, और अगर ये पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट ही मान लो इस वर्ब का ही आंसर दे रहा है हमें, तो ये भी तो नाउन ही हो गया भाई। ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्ब सब्जेक्ट हो, नाउन और प्रोनाउन तो नाउन की कैटेगरी में आएंगे ना। तो अगर इतनी बात ये समझ में आई तो यहाँ से बड़ी आसानी से हम इसको गेट कर सकते हैं, ये आंसर निकाल सकते हैं। ये एकमात्र अकेला एग्जाम्पल नहीं है, और भी हैं। यही बात औरों पे लागू करके हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एडजेक्टिव क्लॉज पर मैं एक और एग्जाम्पल इस नाउन क्लॉज से देती हूँ और आप यहाँ देखने का काम कीजिए और समझिए क्या लिखा है कि everyone knows, everyone KNOWS, everyone knows, ठीक है, that
ही हैज़ स्टोलन माई वॉच। ठीक है, चलिए यही समझ लीजिए। और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता और तो कमेंट ड्रॉप कीजिए, आई विल आंसर श्योर। ठीक है, तो लिखा है एवरीवन नोज़। एवरीवन यहाँ सब्जेक्ट हो गया, नोज़ यहाँ वर्ब हो गया, नोज़ यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इस वर्ब का नोज़, ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए एक सेंटेंस है सिंपल कि आई नो, मैं जानता हूँ। अब देखो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, मैं जानता हूँ। अब भाई कोई सामने वाला क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि तुम क्या जानते हो। अब इस क्या का आंसर कह रहा है कि आई नो यू, इस क्या का आंसर इसने दे दिया आई नो यू। तो देख इस सिंपल सेंटेंस को इसी पे रख के देख लो ना, यहाँ तो क्लॉज नहीं है, सिंपल एक सिंगल वर्ड है, पर यहाँ क्लॉज है, बस यही अंतर है। ये जो वर्ब है नो, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है अपना ऑब्जेक्ट लेगी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। सेम वही कि ये जो वर्ब है नो, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको कुछ तो चाहिए। चाहे तुम सिंपल एक वर्ड कह दो या फिर क्लॉज कह दो या फिर फ्रेज कह दो, जो भी तुम्हें कहना है वो कह दो। ठीक है, पर फ्रेज तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आई थिंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो ये तो नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है ये इतने सारे शब्दों में है। अब जो ये इतने सारे शब्दों में है, इन शब्दों के ग्रुप में सब्जेक्ट भी हमें छुपा हुआ मिल रहा है, वर्ब भी हमें मिल जा रही है, एक कंजंक्शन भी हमें मिल रहा है। जब हमें सब्जेक्ट मिल गया, जब हमें वर्ब मिल गई, है ना, और उसके बावजूद भी ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हमें कंजंक्शन भी मिल गया, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, ये क्लॉज है। ये क्या है, ये एक क्लॉज है। अब क्वेश्चन कि कौन सा क्लॉज है, अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा क्लॉज है, तो इसका आंसर ये है कि भाई इससे पूछ लो ना, वर्ब के बाद क्या होता है, ये एवरीवन नोज, क्या जानते हैं, है ना। व्हाट डज एवरीवन नो, एवरीवन क्या जानते हैं, हर कोई क्या जानता है, हर कोई ये जानता है ये चीज़, डैट ही हैज़ स्टोलन माई वॉच। तो देखो इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है ना ये क्लॉज, ये जो क्लॉज है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये यू है, एक वर्ड है इसलिए क्लॉज नहीं है, इतने सारे वर्ड से मिलकर बना है तो ये क्लॉज है। तो इतने पर आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं यदि आप देख रहे हैं तो, और ध्यान से देख रहे हैं तो, क्या यहाँ तक आपको ये समझ में आया। और अगर आया है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये लेंदी हो रहा है लेक्चर, मगर बने रहिए क्योंकि हमें तो सीखना है, सीखने के लिए हम यहाँ जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है। हाँ भाई ठीक है, एडजेक्टिव के समान कार्य करता है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज़ और देखने का काम कीजिएगा कि किस प्रकार नाउन क्लॉज से एडजेक्टिव क्लॉज डिफरेंट है। ठीक है, कौन सी एक ऐसी इसमें अलग है, अलग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन है, जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि नहीं ये तो नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। यहाँ डेफिनेशन भी पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्या, कि एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आप वर्ब भी कह सकते हैं, ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट लेता है और वर्क ये कुछ करता है जो कि एडजेक्टिव की तरह है। ठीक है, जैसे कि लिखा है द चेयर, ठीक है, द चेयर विच हैज़ अ ब्रोकन लेग, है ना। अब देखो द चेयर इज़ माइन, द चेयर इज़ माइन, द चेयर इज़ माइन, चेयर मेरी है, द चेयर इन माइन, चेयर मेरी है, द कार इज़ माइन, वो कार मेरी है ना। द चेयर इज़ माइन, चेयर मेरी है। अरे कौन सी चेयर आपकी है, विच हैज़ अ ब्रोकन लेग, जिसकी एक टूटी हुई ये लेग है, वो वाली। अब देखो यहाँ पे चेयर क्या है, चेयर तो नाउन है ना। अब चेयर के बारे में कौन सी चेयर भाई, कौन सी चेयर, अरे वो वाली चेयर, ये है ना, ये वाली चेयर, विच हैज़ अ ब्रोकन लेग। तो ये मेन सब्जेक्ट हमारा, मेन क्लॉज, ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा, ये जो है विच हैज़ अ ब्रोकन लेग, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि मेन क्लॉज मुख्य बातें क्या है, द चेयर इज़ माइन,
अब कौन सी चेयर, इस चेयर के बारे में, इस चेयर की विशेषता बता रहा है। तो अब जब नाउन में विशेषता बताने का काम कर रहा है, कौन सी बताने का काम कर रहा है, तो क्यों नहीं ये एडजेक्टिव नहीं है क्या? ये साफ साफ दिख रहा है, क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? तो इसको ऐसे भी जिस तरह से मैंने ये बताया, ये समझिए कि लिखा है द टॉल बॉय, द टॉल बॉय इज़ नॉट हेयर। तो बॉय कौन सा बॉय भाई? टॉल, इसकी विशेषता बता रहा है ना, यहाँ तो इससे पहले आ गया है ना, तो ये एडजेक्टिव क्या है? ये इससे पहले आ गया, बाद में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और होप करती हूँ समझ में आया। आगे लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज, और अब आप यहाँ समझने का काम करें कि किस प्रकार नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज से डिफरेंट है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ देखो कि एडवर्ब क्लॉज वह क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट रहता है, एडवर्ब की तरह समान कार्य करता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मेन वाक्य है, मेन सेंटेंस है, ये में प्रयुक्त ये जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जो नहीं, हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है, वो वर्ब क्या बताती है? किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब की विशेषता बताने का काम करती है। कि एन एडवर्ब क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, स्ट्राइक द आयरन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, स्ट्राइक द आयरन, ये अफर्मेटिव नहीं है, है ना। ये कौन सा सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और ये प्रिंसिपल सेंटेंस है। प्रिंसिपल क्या कहेंगे? मेन सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये। क्या? स्ट्राइक द आयरन, कि जो आयरन है ना, जब स्ट्राइक करो, जब वो गर्म हो तब, है ना, वाइल इट इज़ हॉट। तो कब उसको स्ट्राइक करो आयरन को? कब आयरन पर स्ट्राइक करो? कब लोहे पर वार करो, है ना, स्ट्राइक द आयरन। तो कब? अब ये स्ट्राइक का आंसर दे रहा है ना, व्हेन वी शुड स्ट्राइक द आयरन। तो स्ट्राइक कब? वाइल इट इज़ हॉट, जब वो क्या हो? हॉट हो। तो ये कब का हमें आंसर दे रहा है, इसीलिए ये क्या है? इस वर्ब का हमें आंसर दे रहा है, इसीलिए क्या है? ये एडवर्ब है। और यहाँ देखिए स्ट्राइक द आयरन, जैसे कि ओपन द डोर। तो ओपन द डोर हमने क्या कहा था? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ब से शुरू हो रहा है। स्ट्राइक द आयरन क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक ये जो वर्ड है ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब से शुरू हो रहा है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस या हो, या इंट्रोगेटिव हो, या फिर ऑप्टेटिव हो, या कोई भी सेंटेंस है, इसको हम पहले लेक्चर में इसको डिस्कस करके आ चुके हैं, है ना। मेन क्लॉज हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर वाइल कब? वाइल जब, उस दौरान, इट इज़ हॉट। तो इट सब्जेक्ट, वो इट सब्जेक्ट इज़ वर्ब, ये एडजेक्टिव, फिर भी अपना मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी ये अपना मीनिंग के लिए इस क्लॉज पर डिपेंडेंट हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, होप करती हूँ यहाँ तक ये समझ में आया है। और इसके लिए एक और एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ वाइजर देन आई थॉट, है ना, ही इज़ वाइजर देन आई थॉट। तो यहाँ पर देखिए कि ही इज़ वाइजर, तो कितना वाइजर है ना। ही इज़ बेटर, तो कितना बेटर है? देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा। ही इज़ वाइजर देन आई थॉट, तो जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा। यहाँ पर क्या है? ये बात यहाँ पे वर्ब के बारे में बता रहा है, तो वर्ब के बारे में भी, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। अब भाई ये तो बैठा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बारे में बताने का, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का भी तो काम एडवर्ब कर लेता है। तो ये वही काम कर रहा है। ये यहाँ पे वाइजर कितना है, इसका आंसर देने के लिए बता रहा है कि भाई जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा वो क्या है? चालाक है, वाइजर है, बुद्धिमान है। अब यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए आप क्या लिखा है कि ही रन सो फास्ट दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ही सब्जेक्ट, वर्ब है रन, और सो फास्ट, इतना ज़्यादा, ये यहाँ पे सो भी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, फास्ट भी एडवर्ब का काम कर रहा है। और डैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम, डैट कंजंक्शन का काम कर रहा है, एडवर्ब आई यहाँ पे सब्जेक्ट, और कुड ओवरटेक वर्ब का काम, नॉट लग गया और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम, है ना।
तो ये सेंटेंस है। अब यहाँ एक बात देखिए, मैंने लिखा है कि आई एम फास्ट, आई एम फास्ट। यहाँ ये वर्ड जो फास्ट है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि भाई मैं हूँ, कौन हूँ, फास्ट हूँ, मैं तेज हूँ, है ना। एक फास्ट का मतलब दृढ़ रहना भी है, पक्के रहना भी है, जिसे हम व्रत भी कह देते हैं, डिटर्मिनेशन भी कहने का मतलब इसका अर्थ है, ठीक है। अब पर यहाँ पे ये वर्ब बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि ही रन सो फास्ट, कि वो रन करता है। वर्ब को एडवर्ब करने का वर्ब रन कैसे करता है, तो रन फास्ट करता है, इसीलिए यहाँ ये एडवर्ब है, ठीक है। ऊपर वर्ब का एग्जाम्पल इसने दे दिया, बुक ने एडजेक्टिव का एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे एडवर्ब से एग्जाम्पल यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो ही रन सो फास्ट, वह इतनी तेज रन करता है, कितनी तेज रन करता है, कितनी तेज रन करता है, कितनी तेज रन करता है, दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम, कि मैं उसे ओवरटेक नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे पॉज करती हूँ, साथ में कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट। इसी में हमारा है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में यहाँ हमें बताएगा, जिसका थोड़ा सा जिक्र हमने इंट्रोडक्शन में ही कर लिया है। और होप करती हूँ ये अच्छा लगा है आपको, और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस सीरीज़ को। आगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यूथ पब्लिकेशन से वो मैं कराऊंगी, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो टीचर्स एग्ज़ामिनेशन के लिए, आप टीचर एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो पैनीसिया उसको माना जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर तो पॉज करती हूँ, कंटिन्यू इसे करने के साथ इस सीरीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें मुझे, थैंक यू।